हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएड क्लासेस। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है जेंडर, सेक्स एंड स्टीरियोटाइप्ड जेंडर। फ्रेंड्स, हमारा डिस्कशन होगा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशलॉजिकल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सोसाइटी में बहुत से नीड्स होते हैं और इस ह्यूमन सोसाइटी में हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं, एक मेन और एक वीमेन। ये दोनों एंटिटीज़ के पास जो रोल्स होते हैं सोशल नीड्स को पूरे करने के लिए, ये रोल्स कहलाते हैं जेंडर। और अपने आप में ये जो मेन और वुमेन हैं, ये हैं सेक्स। हमको हमेशा जो है ये दिमाग में नहीं रखना है कि जेंडर गलत है या कि जेंडर सही है, सेक्स सही है या सेक्स गलत है। हमको इसको समझना है। हम देखते हैं जेंडर क्या है। जेंडर को जो है हम कह सकते हैं कि एक सोशलॉजिकल फैक्ट है, सामाजिक तथ्य है। दूसरा कल्चरल फैक्ट है या कल्चरल फीचर है। तो कल्चरल फैक्ट यह सांस्कृतिक तथ्य और सामाजिक तथ्य का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी सोसाइटी, कोई भी कल्चर, कोई भी संस्कृति बदलेगी तो ये जेंडर का जो विचार है वो भी बदलेगा। चीज वही रहेगी पर इसका विचार बदल जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए, कि जैसे कि राजा बनने के लिए मुकुट चाहिए। हमारे भारत देश में क्राउन का अधिकार किसके पास है? मुकुट का अधिकार किसके पास है? पुरुष के पास है। इसी क्राउन को हम देखते हैं तो ब्रिटेन में किसके पास अधिकार है? क्वीन के पास है। आप सब जानते हैं, क्वीन एलिजाबेथ। भले ही आज भारत में डेमोक्रेसी हो गया है, लेकिन आज भी जब राज परिवार में महाराजा लिखते हैं, आपने देखा होगा, महाराजा ऑफ बुंदेलखंड, महाराजा ऑफ भोपाल, किसको लिखा जाता है? रीवा के महाराजा किसको लिखा जाता है? ग्वालियर के महाराजा किसको लिखा जाता है? आप बस्तर के महाराजा किसको लिखा जाता है? छत्तीसगढ़ में बहुत से महाराजा हैं, किसको लिखा जाता है? पुरुषों को लिखा जाता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, सेक्स इश्यूज पे देखते हैं मैटर हम। तो क्या है सेक्स? हमको इसको समझना है। तो इसमें देखिए, क्या एक सेक्स बायोलॉजिकल इशू ही है? हाँ, बायोलॉजिकल इशू है, पर हमारे स्टडी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बायोलॉजिकल इशू ही है? नहीं, केवल बायोलॉजिकल इशू नहीं है। सेक्स एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है, बिल्कुल सही, क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ एक जो मेन या वुमेन जो डेवलप होता है, बर्थ होता है, फिर डेवलप होता है। पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एजुकेशनल और सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो क्या है सेक्स? सेक्स एक फिजिकल बीइंग है, उसकी शारीरिक संरचना के साथ वो जो उपस्थित है, अपने कार्य कर रहा है, दैट इज फिजिकल बीइंग। उस शारीरिक संरचना के साथ जो कार्य कर रहा है वो है सेक्स। दूसरा, उससे जो सोसाइटल ऑर्डर जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी कौन होता है? लड़कियों के पास ही है प्रेगनेंसी का सोशल ऑर्डर है। वो सोशल ऑर्डर मीन्स लड़कियां प्रेग्नेंट होंगी। मदर, किससे हम चाहत रखेंगे कि हम संतान हो? कौन रख सकता है? कौन संतान दे सकता है? लड़कियां ही दे सकती हैं। दूसरा, माँ बने, माँ कौन बन सकता है? लड़कियां ही बन सकती हैं, मदरहुड। मैटरनिटी लीव किसको मिलेगा? जाहिर सी बात है, जो माँ बनेगा उसको मैटरनिटी लीव मिलेगा। अब पिता को मिलने वाला लीव अगर किसी सोसाइटी में या किसी कंट्री में हो तो वो मैटरनिटी लीव नहीं कहलाएगा, और मैटरनिटी लीव के जैसे बेनिफिट्स नहीं रहेंगे उस पर। ठीक है, तो आप बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। जेंडर को हमको बहुत अच्छे से और समझना है, तो हमको समझना होगा स्टीरियोटाइप एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी को। स्टीरियोटाइप एटीट्यूड क्या होता है? यानी कि रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या चीज है? स्टीरियोटाइप क्या चीज है? ऐसी कोई एक्टिविटी करना, देख देख के, लोगों को देख देख के, पीढ़ी दर पीढ़ी या देख देख के, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन भी हो सकता है, या किसी को देख करके भी आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, उसको आप देख करके फिर से रूढ़िवादी बन जाएंगे। कब? जिसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, ऐसी कोई एक्टिविटी को आप फॉलो करते हैं तो वो कहलाता है रूढ़िवादिता। बार बार अगर किया जा रहा है एक्टिविटी आपने किया तो रूढ़िवादी एक्टिविटी आपने किया, ये कहलाएगा, जिसका साइंटिफिक बेस नहीं है। एग्जाम्पल आप देखिएगा, हम ये समझते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में जनरली
कि बॉयज़ इकोनॉमिक मॉड्यूलेटर्स हैं, मीन्स बॉयज़ ज़्यादा होंगे तो कमाई का जरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा हाथ होंगे, ज़्यादा कमा के लेके आएंगे, इसलिए बॉयज़ को प्रेफर किया जाता है गर्ल चिल्ड्रन के ऊपर। नरिशमेंट में हम देखेंगे तो गर्ल्स को कम नरिशमेंट दिया जाता है। अच्छे अच्छे परिवारों में भी आप देखेंगे कि दूध, चाय, बिस्किट, डबल रोटी, नाश्ता, पराठा होगा, पर अगर लड़का चिल्लाएगा तो लड़के को ज़्यादा दे दिया जाएगा और लड़की को कम दे दिया जाएगा। एजुकेशन की बात आएगी, थोड़ा कुछ अगर प्रॉब्लम आया, डिस्ट्रेस आया, तो भी बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा। अच्छे बैग, अच्छा टिफ़िन बॉक्स, अच्छी क्वालिटी का पेन, अच्छी क्वालिटी का नोटबुक, सब दिया जाएगा। यूनिफॉर्म का क्वालिटी भी अलग होगा। जबकि गर्ल के ऊपर जब खर्च करने की बात आएगी तो थोड़ी खर्च कम किया जाएगा, ठीक है। और आप घरों में देखते होंगे कि गर्ल्स को जो है मोटिवेट किया जाता है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए। झाड़ू लगा लो, बर्तन मांजना सीख जाओ, आलू का पकौड़ा बनाना सीख जाओ, समोसा बनाना सीख जाओ। लेकिन ये बात लड़कों से नहीं कहा जाएगा, जनरली लड़कों से नहीं कहा जाता है। फिर आपने ये भी देखा होगा गर्ल्स को मोटिवेट किया जाता है कि वो मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स और वीमेन को भी कहा जाता है कि आप सभी की सेवा कीजिए, जैसे कि जूते को पॉलिश करना, दूध गर्म करके लेके आना, पानी गर्म करके देना, खाना पका करके देना, बर्तन मान। आपने खाया है, पुरुष ने खाया है, अपना जूठा है उसका, लेकिन वो खुद नहीं मांजेगा, उसका खाया हुआ बर्तन भी कौन मांजेगा? घर की महिलाएं ही मांजेंगी। उनके पहने हुए कपड़े कौन धोएगा? वो महिलाएं धोएंगी। पहनेगा पुरुष, धोएगी महिला, ठीक है। तो यह है स्टीरियोटाइप। वो धो देगा तो घर में कहा जाएगा नहीं नहीं नहीं, तुमने कैसे धो दिया। मान लीजिए किसी दिन किसी भाई ने, किसी पति ने, किसी पिता ने धो दिया, तो लोग बोलेंगे घर में, अरे अरे कैसे धो रहे हो। यह है स्टीरियोटाइप। जब लड़की कोई प्रोफेशन सेलेक्ट करना चाहेगी तो उसको असिस्ट नहीं किया जाएगा, एक। दूसरा, मान लीजिए कोई फैमिली प्रोफेशन है, जैसे कि हम देख रहे थे, एक सुनार है, एक कोई लोहार भी है, कोई दुकानदार भी है, कोई बहुत बड़ा मान लीजिए कि फैंसी आइटम बेच रहा है। जनरली हम देखते हैं कि वहाँ पिता किसको बैठाने ले जाते हैं, तो पिता चलाते हैं जनरली, है ना। पहला बात है, इसको देख लीजिए। और सिखाने किसको ले जाते हैं, बैठाने किसको ले जाते हैं? सिखाने और बैठाने किसको ले जाते हैं? अपने बेटे को, लड़कियों को नहीं ले जाते, ठीक। उस प्रोफेशन में किसको डालने चाहते हैं? बेटे को। और जब विवाह की बात आती है, जनरली आप देखिएगा कि उन लड़कियों को चॉइस नहीं दिया जाता। और जिस परिवार में हम समझते हैं कि आप पढ़े लिखे हो गए हैं, लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं, तो चॉइस दिया जा रहा है, तो वहाँ भी आप देखिएगा कि उनके मदर फादर जाएंगे, या फादर ही, एक्चुअली तो फादर ही डिसाइड करते हैं, या घर के मेल मेंबर्स 2 या 3 ऑप्शन सेलेक्ट करके लेकर के आएंगे, और उन 2 या 3 ऑप्शन में से ही चॉइस करने को कहा जाएगा। तो प्रेफरेंस ऑफ मेनी चॉइसेस नहीं रहता, उस 2 या 3 चॉइस में से ही चॉइस करने को कहा जाता है। ये है रूढ़िवादिता। गर्ल्स को छोटी बच्ची जब रहती है, जब वो बहन बनती है, जब वो पत्नी रहती है, जब माँ रहती है, जब वो घर की वृद्ध औरत रहती है, सभी अवस्थाओं में उनको पुरुषों के सुरक्षा कवच के दायरे में रखा जाता है। सेफ कंट्रोल ऑफ मेल मेंबर्स। ऐसा समझा जाता है कि गर्ल्स या विमेन जो हैं वो असुरक्षित हैं, उनको सुरक्षा देना बहुत जरूरी है, ठीक। और हम ये देखते हैं कि जो प्रायोरिटी रहता है डिसीजन में भी, वो भी नहीं मिलता। जैसे कि घर में कार्यक्रम करना है, शादी ही करना है, मान लो घर में एक शादी हो रही है, तो कुछ सामान खरीदना है, खाना ऐसे बनाने हैं और मेहमानों को इस तरह से बुलाना है, तो वहाँ भी प्रेफरेंसेस हम देखते हैं कि कौन डिसाइड करता है? पुरुष डिसाइड करता है, मेल मेंबर डिसाइड करता है। बहुत सारे रिचुअल्स हम देखेंगे, उपवास, पूजा पाठ, ये किसको करने को कहा जाता है? विमेन को। किसके लिए करो? पति के लिए करो। किसके लिए करो? बेटे की सुरक्षा के लिए करो। बेटे की नौकरी लग जाएगी, करो। पति का प्रमोशन हो जाएगा, कर लो। बेटे की नौकरी लग जाएगी, बेटा का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, कर लो। लेकिन ये बात पुरुष से नहीं कहा जाता है जनरली। और एक सबसे दुखद बात यह है हमारी सोसाइटी में, आप देखेंगे विडोज के साथ, विधवाओं के साथ, विधवाओं को देखिएगा कि जनरली जो राइट्स और प्रिविलेजेस भले ही वो कम हो, लेकिन जो गर्ल्स को और मैरिड वीमेन को दिया जा रहा है वो विडोज को नहीं दिया जाता, उनसे रोक दिया जाता है। ऐसे कपड़े मत पहनना,
इस तरह के खाने नहीं खाना। जब बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं बात कर रही हों तो वहाँ जाके बात नहीं करना। ज़्यादा मेहमान आए हुए रहते हैं जब, और जब कोई मंगल कार्य हो रहा होता है तो वीडियोस को सामने नहीं आना चाहिए। इस तरह की बातें जो रहती हैं ये स्टीरियोटाइप्ड जेंडर बिहेवियर है जिसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। डिसीजन करने का पूरा अधिकार जनरली मेल मेंबर्स के हाथों में होता है। अब मेल मेंबर को मेल कैसे बनाया जाता है, ये भी एक स्टीरियोटाइप बिहेवियर है। कैसे मेल बनाया जाता है? उनको कहा जाता है कि तुम रो नहीं सकते। अब अगर मान लेते हैं कोई मेल मेंबर बेचारा समझ गया स्थिति को, परिस्थिति को, और सहायता करने जा रहा है, किसी कपड़े धोने भी जा रहा है, तो उसको रोक दिया जाएगा। और अगर उसको दुख लगेगा, रोना भी चाहेगा तो रो नहीं सकता। बोलेंगे कि ये आंसू तो महिला की निशानी है, बस वो रो नहीं सकता। तो उसको मेल बनाने के लिए दबाव है। ये मेल सेक्स से मेल है वो, और उसको जेंडरफुली मेल बनाया जा रहा है। जबरदस्ती मेल बनाने का प्रयास है। वो एक्टिविटी को ही मेल और फीमेल करार दे दिया गया और कहा गया कि मेल को डोमिनेट होना जरूरी है, भले आपके पास क्वालिटीज रहे मत रहे। आपको पढ़ना नहीं आता अच्छे से, मैथमेटिक्स नहीं आता, पर कहा जाएगा कि मैथमेटिक्स यही पढ़ाएगा बाकी बच्चों को। बहन को अगर आता भी होगा तो ये नहीं बोलेंगे कि ये पढ़ाएगी। अगर परिवार में और भी बच्चे होंगे मिल करके, सब जॉइंट फैमिली होगी तो पढ़ाएगा ये मेल मेंबर। लड़की क्या करेगी? वो बर्तन मांजने जाएगी या कपड़ा धोने जाएगी या खाना पकाने जाएगी। डोमिनेट कौन कर रहा है? डिसाइड कौन कर रहा है? ठीक, मान लेते हैं बहुत अच्छी सी लड़की पढ़ी लिख गई, बहुत अच्छे एजुकेटेड है, हाई आईक्यू लेवल है, लेकिन डिसीजन नहीं लेगी। डिसीजन कौन लेगा? जिसके पास उससे कम समझ है। हम ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक्सपीरियंस होना अलग बात है, लेकिन ठीक, डोमिनेटिंग कैपेसिटी किसके पास है? मेल के पास है। हम कंक्लूजन पे आते हैं। देखिएगा, स्टीरियोटाइप्ड जब तक रहेगा जेंडर इशू, तब तक सोसाइटी विड्रॉल, पीछे खींचा जाए। आपके पैर को खींचेंगे तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? आप आगे नहीं बढ़ सकते। बस वैसे ही जेंडर इश्यूज के हमेशा गलत हैं? नहीं, हमेशा गलत नहीं है। देखिए, समय के साथ बदल रहा है, इसलिए हमको चाहिए क्या करना पड़ेगा? पहला, डिस्कशन करना पड़ेगा। दूसरा, वेल सेटल्ड डिस्कशन करना पड़ेगा कि जो दोनों हाफ हैं सोसाइटी के, उनके हिस्से क्या आना चाहिए? रैशनल रोल आना चाहिए। रैशनल रोल क्या चीज है? देखिए, जेंडर पूरा का पूरा गलत है ये कहना गलत है। क्यों? समय के साथ जो डेवलपमेंट है, जो आवश्यकता है, उसके अनुसार जेंडर को स्पेसिफाई कीजिए, डिफाइन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले जंगल थे, वाकई में महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत पड़ती थी होगी, इसीलिए सुरक्षा देने की बात कही गई। अब वैसी स्थिति नहीं रही। अब बहुत सारी कम्युनिटी बढ़ गए, शहर बन गए, डेवलप हो गए, अब जंगली जानवर कम हो गए, लोग भी समझदार हो गए धीरे धीरे। तो क्या वैसे पूरा का पूरा सुरक्षा दबाव रखना जरूरी है? नहीं। एक समय था, होगा, आज से हजारों वर्ष पहले। तो समय के साथ बदलते हैं, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते पूरा का पूरा कि ये गलत था। हाँ, ये कह सकते हैं गलत है, इसलिए डिस्कशन किया जाना चाहिए। उससे हम दौड़ेंगे भागेंगे तो नहीं होगा, डिस्कशन किया जाना चाहिए अभी के परिप्रेक्ष्य में क्या गलत है। और हो सकता है जिसको हम आज सही बोल रहे हों, कुछ बातों को आज से 20 वर्ष बाद वो बदल जाए, उसके 20 वर्ष बाद और बदल जाए। इसलिए टाइम के साथ बदलने को रैशनल रोल दिया जाना चाहिए, सही रोल। और टीचर के रूप में क्या कार्य है? टीचर के रूप में सीधी सी बात है कि हमें टीचर के रूप में वह कार्य करना चाहिए जो बच्चों को हम सिखा सकें, बता सकें। कैसे बताना है टीचर के रूप में? कैसे बताएगा टीचर? अवेयर करेगा। कैसे अवेयर करेगा? प्लान्ड एजुकेशन के थ्रू अवेयर करेगा। प्लान्ड एजुकेशन, देयर शुड बी अ वेरी प्लान्ड एजुकेशन कि भाई किस तरीके से हमको किस एज में कैसा प्लानिंग करना है, कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना है। एक वेल थ्रू आउट चार्ट करिकुलम होगा और इस तरह से हेल्प किया जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।